जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आप सुने हो। जी। तो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण में आप देखोगे तो ये मतलब सबसे अनडिस्टर्ब्ड रेन फॉरेस्ट है, जो सबसे बहुमूल्य माना जाता है हर दृष्टिकोण से। जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, वहाँ ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट होगा, वहाँ पर टाउनशिप होगा, एयरपोर्ट बनेगा। तो कहते हैं 6,500 हेक्टेयर में 8.5 लाख पेड़ कटेगा, उतना ही कटेगा कहते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ इसको स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि सरकार ने इसमें भारी गलती किया है। वो जो ट्री डेंसिटी लेते हैं वो मतलब वो रेन फॉरेस्ट का ट्री डेंसिटी है ही नहीं। सही मायने में आंका जाएगा तो 1 करोड़ पेड़ वहां हमारा चला जाएगा। केन बेतवा, अभी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, वहां 43 लाख पेड़ कटने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। हसदेव अरंद में 1.7 हेक्टेयर 1.7 लाख हेक्टेयर का जंगल, वो भी मतलब गुड क्वालिटी फॉरेस्ट है, अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट, उसकी कटौती होने वाला है। तो एक तरफ ये सब, और दूसरी तरफ हम कॉम्पनसेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो जो प्लांटेशन आप पेड़ लगाते हैं वो प्राकृतिक जंगल नहीं है, उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनक ज्वार। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान राजेश रामकृष्णन जी हैं। वह वन एवं पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, लगातार अध्ययन करते हैं, उन संघर्षों में शामिल रहते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। और जो सरकार ने दावा किया है अपने भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 में, जिसमें कि वन क्षेत्रों के बढ़ने की बात कही जा रही है, आपके हिसाब से उसका सच क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रकाश जी। ये आंकड़े सिर्फ इस साल नहीं, हर साल ऐसे आते ही रहे हैं, और हर साल यही कहानी है कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट कवर का जो डेफिनेशन है, इसको 2001 में मतलब इसमें फेरबदल किया गया था। और अब ये फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन कहता है कि जो भी जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और जिसमें ट्री कैनपी जो कहते हैं वो 10% से भी ज्यादा डेंसिटी हो, तो उसको, जो भी जमीन हो, चाहे वो फॉरेस्ट का लैंड हो, जो भी लैंड का जो भी कोई भी मालिकाना हो सकता है, कोई भी उसका लीगल स्टेटस हो सकता है, वो सबको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नापा जाता है। और इसमें आपके बगीचे होंगे, बगान होंगे, उसमें बैम्बू भी होगा। तो इन सबको मिलाकर ये इस फिगर पे वो पहुंचते हैं। तो ये इसमें काफी चीजें छिपे रहते हैं कि मतलब जो असली वन भूमि है उसके अंदर क्या हुआ है, और जहां अच्छे जंगल पहले थे वहां का क्या हाल है। ये सब बारीकी से अंदर जाके देखने से ही पता चलता है। लेकिन ये ओवरऑल फिगर में हमेशा बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी दिखता रहता जी। एक चीज और बताइएगा कि यह जो फॉरेस्ट कवर है, इसके बढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो 3,500 किलोमीटर घट गया है। सरकार कहती है 1,445 किलोमीटर बढ़ गया है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या इसमें फॉरेस्ट कवर में वह आंकड़े भी सरकार जोड़ लेती है जो कहा जाता है कि इतने हजार पेड़ लगाए गए, इतने हजार प्लांटेशन किए गए, और बाद में 5 साल बाद पता चलता है कि वहां कुछ है ही नहीं? जी। है। नहीं, जो सैटेलाइट इमेजरी से नापा जाता है, जो मैंने बोला, जो डेफिनेशन दिया है हम्म। उसके मुताबिक होता है। तो ये जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करते हैं वो भी उसमें गिना जाएगा, अगर ये बहुत ही मिनिमम है कि अगर 10% का कैनपी कवर हो तो वो भी गिना जाएगा, तो गिन जाता है। अलग सवाल है कि जो भी कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए जितना एरिया क्लेम किया गया है वो सब उतना ही एरिया में कुछ हुआ है और कितना हुआ है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन पूरा देश का फॉरेस्ट कवर को नापने के लिए इसको भी लिया जाता है। और सब बाकी जो नेचुरल प्लांटेशन है, जो प्राइवेट प्लांटेशन है, वो भी इसमें मिल जाता है। वो सब मिला के ही इस फिगर को वो बोलते हैं। इससे नुकसान क्या है? क्या इससे जलवायु परिवर्तन, वन क्षेत्र वाकई नहीं बढ़ रहा है? उसकी थोड़ी पेचीदगी बताइए, क्योंकि यह देश जानना चाहेगा कि हसदेव अरण्य में जंगल कट रहे हैं, उड़ीसा में जंगल कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कट रहे हैं, हिमालयी राज्यों में आग लग के खत्म हो रहे हैं।
तो फिर ये जंगल बढ़ कैसे रहे हैं? और अगर यह सिर्फ 10% हेक्टेयर 10% हिस्से को ही वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा, तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या असर पड़ेगा? सही सवाल तो यही है। एक तो वन हम सब लोगों का एक एक जायदाद है, मतलब पूरे देश का एक जायदाद है। दूसरा, वन पर निर्भर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो भारत में कुछ 27.5 करोड़ लोग, 27.5 करोड़ लोग, और उसमें 10.4 करोड़ आदिवासी, वो जंगल पर निर्भर है। जो जंगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्यूअल वुड है, जो फूड के लिए, भोजन के लिए, वो जंगल पर निर्भर करते हैं। और जब जंगलों की सफाई होती है तो सबसे पहला असर ये वन आधारित आजीविका जीने वाले जो लोग हैं, आदिवासी और अन्य लोग, उन पर ही पड़ता है। उसके अलावा पूरे देश के ऊपर और पूरे संसार के ऊपर, अगर ग्लोबल वार्मिंग का आज एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो कार्बन सिंक का जो काम करता है जंगल, तो जंगल का सही मात्रा में जंगल होना वो एक जरूरी है। और दूसरा, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से जो फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी है वो सबसे बहुमूल्य है, और उसका रहना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह जब आंकड़ों के साथ एक खेल होता है तो उसमें ये असलियत छिपा जाता है, जिससे पर्यावरण और पर्यावरण पर आधारित जो आजीविका है और जो लोग उस आजीविका के सहारे रहते हैं, उन पर जो सही असर हो रहा है वो ढक जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस बात को सच माने कि सरकार इस तरह के खेल कर रही है जिसमें कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में जंगल लगा दिए गए और सामने मार्दन पर्वत को उजाड़े जाने की तैयारी की जा रही है, तो जाहिर तौर पर बायोडाइवर्सिटी की वजह से उसका एक बड़ा महत्व है। तो इस आंकड़ों से फायदा क्या होता है सरकार को? अगर ये आंकड़े किताबी हैं, फर्जी हैं या मैनिपुलेटेड हैं, जैसा कि हो सकता है सरकारें करती हैं कई बार, तो इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है? क्या ग्लोबल वार्मिंग पर समाज की जो चेतना बढ़ रही है पर्यावरण संरक्षण पर, उसको क्या दबाने की कोशिश है या उसको धूमिल करने की कोशिश है क्या? इसमें ये बात ऐसा है कि जो COP 21 पेरिस का एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वहां जाकर भारत सरकार ने ये कमिटमेंट किया था कि एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट वो लाएंगे थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2030 तक। तो ये एक वादा रखा है। तो उस वादा का पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए, ये ऐसे दिखाया जा रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे दिखाया जा रहा है। तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो मतलब पूरा जंगल को सिर्फ कार्बन और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से देखने से मतलब वो एक बहुत ही एक सीमित एक विजन होता है, एक बहुत ही एक सीमित एक दृष्टिकोण होता है। उसमें बायोडाइवर्सिटी का मामला जो है, जो आजीविका का मामला हो है, वो सब ढक जाता है। तो सरकार अपने प्रोपेगेंडा में इस बात को दिखाना चाहता है कि वो ऑन टारगेट है, वो ऑन टारगेट है। वो COP 21 में जो वादा किया था वो मीट करने के लिए वो ऑन टारगेट में है। लेकिन कई विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये सही मायने में वो टारगेट मीट करने के लिए ये जाएगा, या ये कंप्यूटेशन का तरीका ठीक है कि नहीं। और मतलब पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी ये बहुत बार ये सवाल उठाया गया है। अब बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ अब हम अपना सत्ता चला रहे हैं, ये एक बेलगाम पूंजीवाद हो गया है। इसका मतलब यह है कि हर तरीके से जहां भी आपको प्राकृतिक संसाधन मिले, उससे मतलब आप क्या लाभ उठा सकते हैं, क्या प्रॉफिट उठा सकते हैं, जिससे आपका पूंजी बढ़ा सकते हैं और इसको जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो जब उस एक एक सीमित दायरा है जो अर्थशास्त्र का दायरा है, उसमें जब हम ऐसे देखेंगे
तो उसमें पर्यावरण वगैरह कुछ मायना नहीं रखता है, उसको वो सब एक्सटर्नलिटी माना जाता है। जो पर्यावरण पर जो असर पड़ता है वो सब वो बिजनेस के दायरे से बाहर है और उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों के बीच में एक द्वंद्व आ जाता है। वो द्वंद्व तब तक नहीं मिट सकता है जब तक अगर आप एक अर्थव्यवस्था का ही दृष्टिकोण से देखें और आपको लगातार प्रोडक्शन करना चाहिए, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होना चाहिए। मतलब आपको पर्यावरण एक कंडीशन है, वो कंडीशन के बिना आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये सब जो सामान्य अर्थशास्त्र में नहीं आता है। तो ये एक अवधारणा की बात है, उसका द्वंद्व है, जिसको चलते अब पॉलिसी में ऐसा बन गया है कि आप दोनों कर सकते हो। एक तरफ आप ऐसे बेलगाम जंगलों की कटौती कर सकते हो, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आप सुने हो। तो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण में आप देखोगे तो ये मतलब सबसे अनडिस्टर्ब्ड रेन फॉरेस्ट है, जो सबसे बहुमूल्य माना जाता है हर दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी और इवन एस कार्बन सिंक। तो सरकार कहती है कि वहां जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, वहां ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट होगा, वहां पर टाउनशिप होगा, एयरपोर्ट बनेगा। तो कहते हैं 6,500 हेक्टेयर में 8.5 लाख पेड़ कटेगा, उतना ही कटेगा कहते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ इसको स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि सरकार ने इसमें भारी गलती किया है। वो जो ट्री डेंसिटी लेते हैं वो मतलब वो रेन फॉरेस्ट का ट्री डेंसिटी है ही नहीं। सही मायने में आंका जाएगा तो 1 करोड़ पेड़ वहां हमारा चला जाएगा। केन बेतवा, अभी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, वहां 43 लाख पेड़ कटने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। हसदेव अरंद में 2.75 लाख, 1.7 हेक्टेयर, 1.7 लाख हेक्टेयर का जंगल, वो भी मतलब गुड क्वालिटी फॉरेस्ट है, अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट, उसकी कटौती होने वाले। तो एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ हम कॉम्पनसेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो जो प्लांटेशन आप पेड़ लगाते हैं वो प्राकृतिक जंगल नहीं है, उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। लेकिन वहां भी पर्यावरण मंत्री तो ऐसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रेस में बयान दिया था कि दोनों का इकोलॉजिकल फंक्शन एक जैसा ही है। आप जंगल को भी सफाई कर सकते हैं और प्लांटेशन कर सकते हैं, वो इसका देखभाल करेगा। ये सरासर अवैज्ञानिक है और इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो बात यहां पर जाके अटका है। ये जो जिस सिस्टम के तहत ये चेंजेस हो रहे हैं, उस सिस्टम में ये पर्यावरण का संरक्षण और अर्थव्यवस्था ये एक साथ आता नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और थोड़ा ठीक से फर्क बताइएगा, जिसको कि पाठक सुनना चाहेगा, कि ट्री कवर का बढ़ना और फॉरेस्ट कवर का घटना, यह दोनों कैसे अलग हैं और इसका व्यापक असर क्या है? देखिए, जो फॉरेस्ट कवर कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी जमीन हो, जिस तरीके का जमीन हो, जो भी उसका मालिक हो, उसमें अगर ये 10% का कैनोपी कवर है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसको फॉरेस्ट कवर के अंदर नापते हैं। तो मतलब वो बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ। उसके अंदर आता है फिर ट्री कवर। ट्री कवर है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन सबको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मानते हैं। जो डिक्लेयर फॉरेस्ट, एक प्रक्रिया के तहत इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिक्लेयर करते हैं। उस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो पेड़ होते हैं उसको ट्री कवर में वो गिनते हैं। तो ये एक अलग आंकड़ा है। तो मतलब कहा जा सकता है कि जंगल को बचाने के साथ साथ बाहर भी पेड़ लगने चाहिए। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप खेती में देखते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है। पहले किसान तो वो करते भी थे, कुछ पेड़ भी उगाते थे अपने खेतों के इसमें, हाँ, मेड़ पर उगाते थे, कभी अंदर भी उगाते थे। तो ये सब होना चाहिए, लेकिन ये एक अलग है और दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। हमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। इसको, ये एक वाटरशेड लेजिस्लेशन है जो
पूरे जंगल के प्रशासन में एक डेमोक्रेटाइजेशन लाता है, जिसका मतलब यह है कि जो लोग बसते हैं, वन निवासी हैं, उनको वन पर अधिकार मिलता है। जो वहां ऑलरेडी खेती कर रहे हैं उनको इंडिविजुअल राइट्स वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा इसके जरिए। उसके अलावा कलेक्टिव राइट्स उनको, मतलब अपना पशुपालन के लिए, ग्रेजिंग के लिए, निस्तार के लिए, और इन सबसे ऊपर प्रबंधन के लिए जो सेक्शन 3(1)(i) है, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स कहते हैं। मतलब जो आदिवासी हैं या वन निवासी हैं, वो प्रबंधन पूरा अपने हाथ में ले सकते हैं। जब वो लोग जो सबसे ज्यादा निर्भर हैं जंगल के ऊपर, वो इसका रखरखाव करते हैं, तो उसका नतीजा अलग होगा। उनको अगर समर्थन दिया जा सकता है तो सही मायने में जंगल बच सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जकड़ ही इसमें बनाया रहा है, और लोगों के पास जिस पैमाने से जाना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन ही इस पर नहीं हो रहा है। तो अगर हमें इस सालाना ये एक ड्रामा होता है फॉरेस्ट कवर के ऊपर, इससे बाहर आना है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ही इससे बचा सकता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।